हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडक्योर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। आज हम इस टॉपिक में टाइफाइड फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि टाइफाइड फीवर फैलता कैसे, यानी कि इसके कॉजेस क्या होते हैं और अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे और टाइफाइड फीवर होने के बाद क्या क्या मेडिकेशन के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे और टाइफाइड होने वाले पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बाद में देखने को मिल सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि न्यू वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइफाइड फीवर क्या है। टाइफाइड फीवर एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो कि सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड तथा वाटर को यूज करने से होता है। यानी कि एक तरीके का सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है, जो किसके थ्रू फैलता है, गंदे पानी और खाने की वजह से फैलता है। 3 से 4 वीक तक फीवर बना रहता है। इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाना, यानी कि जो इसे जब ये इन्फेक्शन बॉडी में जाता है, जब ये बैक्टीरिया इंटर करता है उसके बाद क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, यानी इंटेस्टाइन में उंड होता है। ये डिजीज का मुख्य साइड इफेक्ट है, मतलब कि अगर होने के बाद उसके इंटेस्टाइन में ऊन बन जाता है और ये डिजीज का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं और हिंदी में आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, यानी कि इसको इंटेस्टाइनल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कि टाइफाइड फीवर इज एन एक्यूट इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ फीवर विथ हेडेक, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन। यानी कि ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है और स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे हमें फीवर चढ़ेगा और हेडेक से शुरुआत होगी और बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी और पेट में दर्द का एहसास होगा। मलमूत्र का सही डिस्पोजल न करने से इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया मक्खियों के थ्रू ये डिजीज को फैलाते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, अगर उसका जैसे मान लो कोई बच्चा हुआ, डायपर वगैरह उसको सही से डिस्पोज नहीं करते, अगर उसके ऊपर मक्खियां बैठती हैं तो फिर ये जो फीमेल फ्लाइज होती हैं ये एक वेक्टर का काम करती हैं, यानी कि टाइफाइड फीवर को फैलाने का काम करती हैं। टाइफाइड फीवर इज आल्सो नॉन एज एंट्रिक फीवर, यानी कि टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। इट इज नॉर्मल इन मॉर्निंग बट टेम्परेचर इंक्रीज इन इवनिंग अबव 101 फ़ारेनहाइट, यानी कि इसको हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं और इसका जो बुखार होता है मॉर्निंग में नॉर्मल होता है, मतलब मॉर्निंग में इतना फीवर नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी पेशेंट को फीवर उसका इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि 101 से लेकर 103 तक पहुंच सकता है। इन दिस कंडीशन ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट आल्सो डिसबैलेंस, यानी कि ये टाइफाइड फीवर होने के बाद जो पल्स रेट होती है और ब्लड प्रेशर होता है वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी नॉर्मल से अलग दिखने को मिलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता क्या है। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है इज ए ग्राम नेगेटिव बेसिलस बैक्टीरिया विच इज कॉज एंट्रिक फीवर, यानी कि एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस बैक्टीरिया होता है जो एंट्रिक फीवर कॉज करता है। टाइप्स ऑफ सैल्मोनेला बैक्टीरिया, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, सैल्मोनेला टाइफी एस, जिसे हम एस टाइफी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो होता है सैल्मोनेला पैराटाइफॉइड, जिसे हम एस पैराटाइफी के नाम से जानते हैं। पहले हम बात करेंगे सैल्मोनेला टाइफी, यानी कि एस टाइफी के बारे में बात करेंगे। एस टाइफी इज ए स्पेशल बैक्टीरिया विच हैज 2 टाइप ऑफ एंटीजन, यानी कि ये एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जिसके अंदर 2 टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, जो 2 होते हैं। कौन कौन से? ओ, जिसे हम टीओ एंटीजन ही बोलते हैं, और दूसरा होता है एच, जिसे हम टीएच एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम दूसरा है जिसको हम सैल्मोनेला पैराटाइफाइड बोलते हैं, जिसे हम एस पैराटाइफी के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट हैज 2 टाइप ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस, ये भी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो उसके सरफेस पे पाया जाता है बैक्टीरिया के, जो एच एंटीजन होता है और दूसरा जो होता है बीएच एंटीजन होता है। अब हम बात करते हैं कि ये टाइफाइड फीवर फैलता कैसे। तो अभी हमने पीछे भी देखा कि ये साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होती है, इसके थ्रू ये टाइफाइड फीवर फैलता है। और दूसरा क्या है? लैक ऑफ हाइजीन इन फूड प्रिपरेशन, यानी अगर खाना बनाते उसमें साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो उसके जरिए भी टाइफाइड फीवर फैलता है। टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी से होता है। कॉन्टामिनेटेड फूड तथा वाटर का यूज करने से, यानी कि गंदे पानी और खाने
जो वस्तुएं होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है उसको, जैसे लोग बाहर का खाना वगैरह खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, चाट मसाले ये सब खाते हैं, जिसमें हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उन सब के थ्रू भी ये टाइफाइड फीवर फैलता है। इसके अलावा स्लम एरिया में रहने से, यानी कि जो बहुत ही गंदी जगहों पे रहते हैं, जो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उन जगहों पे टाइफाइड फीवर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर, यानी कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो इसके सिम्टम 6 से 30 दिनों के बीच में तब शुरू होते हैं जब बैक्टीरिया एक्सपोज होता है। फीवर 104 फ़ारेनहाइट तक रह सकता है, यानी कि 101 से 104 फ़ारेनहाइट तक फीवर स्पाइक कर सकता है। बॉडी में रैशेज मिल सकते हैं, कहाँ पे, स्पेशली नेक और एब्डोमेन पर, जिसे हम रोज कलर स्पॉट होते हैं, यानी कि रोज कलर की स्पॉट थोड़े थोड़े रैशेज दिखाई दे सकते हैं दाने की शक्ल में। और पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस का एहसास होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी डायरिया और वोमिटिंग भी स्टार्ट हो सकती है, यानी ये दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है। और बहुत ही सीवियर हेडेक का एहसास होगा, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और दोपहर के टाइम भी, किसी भी टाइम ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें तो पेशेंट को कफ और कोल्ड भी हो जाती है, और एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी हो जाती है। पेशेंट को कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, यानी कि उसको भूख का एहसास नहीं होगा, एनोरेक्सिया उसको हो जाता है। लीवर स्क्रीन बढ़ जाती है। अगर हम इनकेस यूएसजी या सोनोग्राफी कराते हैं पेशेंट की, तो उसमें हमें लीवर स्क्रीन बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जिसे हम हिपेटोस्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। प्यास की अधिकता और जीभ मिली हो जाती है, यानी कि पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, और उसकी अगर हम टंग का एग्जामिनेशन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मैली दिखाई देगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि सिम्टम्स पीपुल में एक्सपीरियंस, यानी कि इसके अलावा और भी सिम्टम जो पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि पेन एरियाज में क्या होगा, उनको एब्डोमिनल पेन होगा और मसल्स होंगे, पेन इन एब्डोमेन और मसल्स, यानी कि बहुत ज्यादा पेन होगा पेट में देखने को मिल सकता है, यह मसल एक हो सकता है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया स्टार्ट होगा, नोज़िया और वोमिटिंग ये सब भी शुरू हो सकते हैं। होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में उसको फैटीग, थकावट का एहसास होगा, फीवर हो सकता है, और फीवर के साथ चिल्स, उसको ठंड भी लग सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी भी हो सकती है, और मैलेज, बहुत ज्यादा उसको वीकनेस और थकावट फील होगी पेशेंट को। उसके अलावा जो होता है आल्सो जो कॉमन होते हैं, हेडेक होगा, मसल एक, वीकनेस, रैश विथ स्मॉल रेड डॉट्स, यानी कि बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे रेड डॉट्स देखने को मिल सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं, और वेट लॉस हो सकता है, यानी कि बहुत ही रैपिड वेट लॉस होता है पेशेंट को टाइफाइड फीवर में। अब एक सवाल आता है कि टाइफाइड फीवर कितने दिन तक रहता है। तो जो टाइफाइड फीवर की बीमारी शरीर में 7 से 14 दिनों के बीच रहती है, लेकिन 3 दिन या 30 दिन तक की भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट या पर्सन इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई भी बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाए तो किसी को 3 से 30 दिन तक भी टाइफाइड फीवर देखने को मिल सकता है। अगर इलाज नहीं किया जाता है तो ये बीमारी 3 से 4 हफ्ते तक भी चल सकती है, यानी कि इतनी सीवियर डिजीज है। दोस्तों आप सभी ने तो टाइफाइड ये विडाल टेस्ट की तो रिपोर्ट देखी होगी। तो जो उसमें विडाल स्लाइड एगुलेशन टेस्ट होता है, तो उसमें पहला जो है साल्मोनेला टाइफी ओ और साल्मोनेला टाइफी एच होता है, ये कि जो सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। उसके अलावा जो साल्मोनेला पैराटाइफी ए एच और साल्मोनेला पैराटाइफी बी एच। तो अगर किसी पेशेंट को साल्मोनेला टाइफी ओ, अगर वो 1:40 इतनी अगर उसकी रेंज होती है, रिएक्टिव होता है, और दूसरा जो है साल्मोनेला टाइफी एच अगर 1:80, अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं, जो वीकली पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये 1:40 और 1:80 के रेशियो के आसपास अगर पेशेंट वीकली पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में हम ओरली ट्रीटमेंट ही देंगे, उसको पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है, जैसे कि लियोफ्लोक्सासिन देंगे, ये एंटीबायोटिक है 500 mg की, उसको बीडी में देंगे। उसके अलावा हम दे सकते हैं सिफेक्सिम और ऑफ्लोक्सासिन का जो कॉम्बिनेशन आता है महासेफो करके, या टैक्सिम और ऑफ्लोक्सासिन का जो आता है कॉम्बिनेशन, इन दोनों में से कोई सी भी टैबलेट दे सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। उसके अलावा गैस वगैरह अगर बनती है पेशेंट को, तो पेंटोप्राजोल 40 mg देंगे ओडी में। अगर बहुत ज्यादा गैस बनती है तो उसको हम बीडी में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को फीवर आता है तो पैरासीटामोल की जो टैबलेट भी 650 mg की, उसको हम बीडी में दे सकते हैं या टीडीएस में भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू फीवर। इसके अलावा हम मल्टीविटामिन वीकनेस को दूर करने के लिए जिंकोविट टैबलेट देते हैं ओडी में। ये 5 से 10 दिन देंगे तो पेशेंट को आराम हो जाएगा। उसके साथ साथ हम उसकी हाइजीन का भी ख्याल रखने को बोलेंगे, वो फास्ट फूड ये सब ऑयली जंक फूड को अवॉइड करे, ये सब नहीं ले और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें।
आगे हम बात करते हैं कि अगर विडाल एगुलेशन टेस्ट अगर जो होता है, जो सामने टाइफी ओ वो नॉर्मल आता है, और जो टाइफी एच है अगर 1:160 आता है अगर रिएक्टिव होता है, अगर यहाँ इतना रिएक्टिव होता है, और जो साल्मोनेला पैराटाइफी एच जो होता है 1:320 होता है, या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी बी एच जो होता है मोर देन 1:320, तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो उस कंडीशन में पेशेंट को आईवी पर लेकर आएंगे और आईवी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंजेक्शन मोनोसेव या 2 ग्राम यानी कि जिसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो फार्मूला होता है सेप्टेक्सोन होता है, तो उसको -100 ml में डाइल्यूट करके 20 से 25 मिनट के अंदर सुबह शाम देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सुबह शाम 2 दिन के लिए देंगे, यानी कि 100 ग्राम को जो मोनोसेव का इंजेक्शन होगा वो सुबह शाम देंगे 2 डेज के लिए। उसके बाद तीसरे दिन से हम क्या करेंगे, इंजेक्शन मोनोसेव 1 ग्राम में 100 ml डाइल्यूट करके 3 डेज के लिए देंगे बीडी में। और उसके साथ साथ हम इंजेक्शन अमीकासिन को 500 mg भी देंगे, उसको आई पुश कर सकते हैं, या मोनोसाइड के साथ बॉटल में जो डाला उसके अंदर भी डाइल्यूट करके दे सकते हैं। पेशेंट की वीकनेस को दूर करने के लिए हम इंजेक्शन ऑप्टिन्यूरॉन या फिर मल्टीविटामिन का जो इंजेक्शन होता है, या फिर एल्डरविट, इन तीनों में से कोई सा भी हम डीएनएस के साथ 500 में उनमें डाइल्यूट करके पेशेंट को 2 से 2.5 घंटे में उतार सकते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो, अगर इनकेस पेशेंट डायबिटिक है तो उसके जगह हम एनएस का इस्तेमाल करेंगे, और ये दिन में एक ही बार देंगे। और उसके साथ साथ हम क्या टैब एजी बैग 500 यानी कि एरिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है, जो एक एंटीवायरल टैब मेडिसिन है, उनको हम लंच से आधा घंटे पहले यानी कि 3 दिन तक ली जानी चाहिए। उसके अलावा क्या है कि सेफिजिम डिस्पर्सिबल टैबलेट 200 mg की, जो उसकी ये तो एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या फिर उसकी जगह पे हम सेफिजिम 200 की जो टैबलेट होती है उसको हम खाना खाने के बाद सुबह शाम दे सकते हैं। या फिर देखा है कि इंजेक्शन मोनोसेव की जगह पे हम इंजेक्शन सिप्लोक्स यानी कि सिप्रोफ्लोक्सासिन का जो इन्फ्यूजन होता है 100 ml का, वो भी हम आईवी दे सकते हैं सुबह शाम, वो भी 5 दिन तक दे देंगे तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर आता है तो हम डोलो 650 जिसके अंदर पैरासिटामोल 650 mg पाया जाता है, तो जब जरूरत हो तब देंगे। दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं अगर पेशेंट को फीवर बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक कैंसर को अल्सर की शिकायत ना हो, अगर पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा है, अगर उसको पेट में अल्सर नहीं हो, तो हम ओरली तौर पे उसको रेंटेक दे सकते हैं। ये ओरल मेडिसिन की बात चल रही है, तो उसको हम रेंटेक यानी कि रेंटेडिन 150 mg बी दे सकते हैं, या फिर कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटोप्राजोल हो गया, ओमिप्राजोल हो गया, रेप्राजोल हो गया, ये सब भी हम खाली पेट दे सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर पेशेंट को उल्टी की शिकायत है तो उसकी जगह पे हम पेरिसिट एमडी यानी ओंडेलसेट्रॉन 4 mg दे सकते हैं उल्टी को रोकने के लिए। और पेशेंट की वीकनेस को दूर करने के लिए हम जो कैप्सूल होता है न्यूरोक्वाइन गोल्ड हुआ मल्टीविटामिन के तौर पे रोजाना एक गोली खाने के बाद दे सकते हैं। और सुप्राडीन हो गया, या टैबलेट A to Z हो गया, या फिर जिंकोविट वगैरह, ये सब इन सही में से कोई सा भी एक मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट दे सकते हैं पेशेंट की वीकनेस को दूर करने के लिए। और इसके साथ साथ पेशेंट की स्टमक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्री एंड प्रोबायोटिक और इम्यूनोबायोटिक कैप्सूल रोजाना दे सकते हैं, जिसके अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे कि विजाइलेक हुआ या वाइबैक डीएस हुआ, जो इंटेस्टाइन की गट की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन फॉर टाइफाइड, तो ब्लड में जो होता है WBC की जो मात्रा होती है, जो वैल्यू होती है, और इसनोफिल उसमें क्या संख्या कम मिलती है, और इसनोफिल एब्सेंट रहता है, उसके साथ साथ लिम्फोसाइट एब्सेंट रहते हैं। फर्स्ट वीक में 98% जो पेशेंट में कल्चर पॉजिटिव मिलता है। उसके अलावा जैसे कि हम विडाल टेस्ट कराएंगे, उसकी जगह अगर कभी कभी ऐसा होता है कि विडाल टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो सबसे जो एक्यूरेट और एग्जैक्ट टेस्ट होता है जिसे हम टाइफाइड डॉट IgG IgM होता है, ये बॉडी के अंदर से अच्छे से उसके बैक्टीरिया को स्कैन करके अच्छे से इसकी रिपोर्ट अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा हम ब्लड कल्चर करा सकते हैं, स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्टूल कल्चर करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया तो उसको क्या है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इफ टाइफाइड इज लेफ्ट अनट्रीटेड यू आर एट रिस्क फॉर सीवियर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया और वो अनट्रीटेबल है, जल्दी उसको ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ए होल इन योर इंटेस्टाइन यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है, तो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता ही है टाइफाइड फीवर, तो वहां पे क्या छोटे छोटे होल यानी कि परफोरेशन छेद देखने को मिल सकते हैं।
सोलन और बस गॉल ब्लैडर, यानी कि जो गॉल ब्लैडर तो कभी कभी उसमें सोलिन देखने को मिलती है और कभी किसी कंडीशन में वो बस भी हो सकता है, यानी कि फट सकता है। न्यूरोलॉजिकल ब्रेन सिम्टम्स इंक्लूडिंग कंफ्यूजन, डिलूरियम एंड सीजर। बहुत ज्यादा कभी सीवियर हो जाता तो कभी कभी पेशेंट को कंफ्यूजन, यानी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेगा और उसको सीजर भी आ सकते हैं। ठीक है। स्वेलिंग अराउंड योर ब्रेन, यानी कि ब्रेन के आसपास स्वेलिंग भी हो सकती है, जिसे मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया और अदर रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। बोन इन्फ्लामेशन यानी ऑस्टियोमेलाइटिस, यानी कि उसकी बोन में इन्फ्लामेशन हो सकता है और बहुत ज्यादा उसको जोड़ों में पेन का एहसास होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि कुछ सावधानियों के बारे में जो हमें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना चाहिए। जैसे कि अगर डिजीज का पता चलती पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह देनी चाहिए। अगर पेशेंट को हमें पता चले कि सामने वाले को टाइफाइड फीवर हुआ है तो हमें उसको बेड रेस्ट की सलाह देना चाहिए। पेशेंट के मल मूत्र को नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि जो उसका स्टूल है या यूरिन वगैरह पास करे तो उसको अच्छे से हाथ धुलने को कहें, या अगर कोई बच्चा है तो उसके डायपर वगैरह को अच्छे से सेफ जगह पर डिस्पोज कर दें। उसके अलावा पेशेंट को बैलेंस डाइट यानी भोजन देना चाहिए जो अच्छी डाइट हो, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और विटामिन हो, और जंक फूड, फास्ट फूड इन सबको अवॉइड करें। पेशेंट को स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। पानी उबाल कर उसे ठंडा कर उसमें ग्लूकोज मिलाकर बार बार पिलाना चाहिए, क्योंकि फीवर बहुत ज्यादा स्पाइक होता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए पानी पीने की सलाह देनी चाहिए कि बार बार कंटिन्यूस पानी पीता रहे। और पेशेंट को लिक्विड डाइट जैसे कि नारियल पानी हुआ, मौसमी मौसमी का रस हुआ, दाल का पानी, पुराने चावल और मूंग के दाल की खिचड़ी, उबला हुआ दूध देना चाहिए। ज्यादातर रोगी मानते हैं कि चावल देना हानिकारक होता है, लेकिन यह गलत है। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं। दे सकते हैं। रोगी को मुंह की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए गुनगुने पानी से, यानी कि ल्यूकवार्म वाटर से शरीर को पोंछना चाहिए। अगर उसको बहुत ज्यादा ठंड लगे तो ऐसा करना चाहिए, जिसकी वजह से फीवर कम होगा, रिड्यूस होगा। उसके अलावा रोगी को ओआरएस, यानी जो पेशेंट है उसको ओआरएस का घोल देना चाहिए ताकि उसके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। उसके अलावा पेशेंट के मुंह का स्वाद बदलने के लिए उसको फलों की चाट देनी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड फीवर में जो उसका जो टेस्ट होता है मुंह का वो बहुत बदल जाता है, फीका फीका रहता है। इसलिए उसके टेस्ट को बदलने के लिए फ्रूट चाट वगैरह हो गए, चटपटे जो फ्रूट होते हैं, इन सब का सेवन करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।